हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो हम करेंगे आज क्लास 11th में हमारा चैप्टर कंटिन्यू सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं। अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा क्लास का वो होगा लॉज आपके केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो अब ये लॉज क्या हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन के हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई भी जब रिएक्शन होती है, जब एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो कुछ लॉज के अकॉर्डिंग होते हैं। तो वो लॉज आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ हमारा जो आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जैसे क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन जब कंपाउंड्स बनते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसमें फर्स्ट लॉ आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे फर्स्ट लॉ आपका क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब ये लॉ क्या कहता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास, कि भाई आपके जब रिएक्टेंट्स कोई भी चेंज होता है फिजिकल केमिकल, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो जो आपका टोटल मास होता है रिएक्शन में वो क्या रहता है? वो सेम रहता है, कंजर्व रहता है। ऐसा नहीं होगा कि आपका मास कहीं गायब हो गया है, कि कुछ खत्म, लाइक आपने 10 ग्राम लिया, रिएक्टेंट्स आपके टोटल 10 ग्राम थे, तो आपकी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने वो 20 ग्राम के बन गए या वो 5 ग्राम के रह गए। तो ऐसा नहीं होगा। जो मास होता है वो आपका क्या रहता है? सेम रहता है। मतलब आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये लोग क्या कहता है कि मास नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि आप इस रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में मास को ना तो बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, से A प्लस बी ने मिलके बनाया C प्लस डी, तो अगर ये आपका X ग्राम है, ये आपका Y ग्राम है, और आपके जो प्रोडक्ट्स बने वो A ग्राम और B ग्राम बने, तो जो आपका X प्लस Y है वो आपका बराबर होगा A प्लस बी के। ठीक है, तो ये जो मास है आपका, ये क्या होगा? ये दोनों बराबर होंगे आपके। ये कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आपकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, जैसे ये यहाँ पे हमने 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, या कुछ भी आप ले लीजिए। ठीक है, 0.9 ले लिया, तो यहाँ पे ये चाहे किसी भी अमाउंट में बने, आपका आंसर क्या आएगा? 1.9 आपका आएगा। मान लो ये आपका बन गया 1.1, तो ये कितना हो जाएगा? या 1.6 इसको हम ले लें, तो ये कितना हो जाएगा? 0.3। तो सम क्या होगा दोनों का? 1 प्लस 0.9 कितना होता है? 1.9, और ये कितना होगा आपका? 1.6 प्लस 0.3, ये भी आपका क्या होगा? 0.9। तो जो मास होता है वो हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल होता है। ये कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस लॉ को हम कई बार लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी बोल देते हैं, कि मैटर आपका डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। अब बात करें अगर इसकी लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन इसकी होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये इसकी इस लॉ की लिमिटेशन है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपका क्या होता है? कुछ अमाउंट ऑफ मास आपका किस फॉर्म में बदल जाता है? एनर्जी की फॉर्म में आपका लॉस हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। और इक्वेशन हमारी क्या होती है यहाँ पे? जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका मास और एनर्जी का कन्वर्जन होता है। यहाँ पे आपकी जो सी है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जो आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये था फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको अगर आप एक क्वेश्चन की हेल्प से और समझ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए समझते हैं इस लॉ को एक क्वेश्चन की हेल्प से। देखते हैं क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, what mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if the law of conservation of mass is true। तो आपको क्या दे रखा है कि भाई सिल्वर, आपका सिल्वर नाइट्रेट है, तो AgNO3 आपका है सिल्वर नाइट्रेट, वो रिएक्ट किया है किसके साथ? सोडियम क्लोराइड NaCl,
और क्या फॉर्म हुआ आपका, टू प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ये है आपकी रिएक्शन। तो ये आपके रिएक्टेंट्स, वो आपके प्रोडक्ट्स। अब क्या गिवन है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है वो कितना है, आपको क्या बताना है, इसका मास कितना होगा। जो सिल्वर नाइट्रेट है वो कितना है, सो लेट हमने इसको x ग्राम मान लिया, ठीक है। अब ये x ग्राम है, अब हमें क्या गिवन है कि कितने NaCl के साथ रिएक्ट किया है, 5.85, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट किया कि कितना ग्राम ये रिएक्ट करे 5.85 ग्राम NaCl के साथ, कि आपका जो सिल्वर क्लोराइड है वो कितना बना है 14.35 ग्राम, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट कितना बने 8.5 ग्राम, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अब ये हमने क्या कह रहा है कि भाई जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ट्रू है, वो सही है, एप्लीकेबल है। तो क्या होगा इसमें, क्या था लो कि भाई प्रोडक्ट का रिएक्टेंट्स का मास किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के मास के। तो अगर हम करें x प्लस 5.85 ग्राम विल बी इक्वल टू 14.35 प्लस 8.5 ग्राम, तो ये आपका आ जाएगा 22.85 ग्राम, और इधर आपका है x प्लस 5.85। अब आप इसको इधर लेके जाएंगे 5.85 को, तो x की आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 22.85 माइनस 5.85 ग्राम। सो आंसर x आपका आ गया 17 ग्राम। तो इतना ग्राम आपका लगेगा किसका, सिल्वर नाइट्रेट का 8.25 ग्राम NaCl से रिएक्ट करने के लिए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस होते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ पे बेस्ड, कि भाई आपको किसी एक का मास निकालना दे दिया, या आपको बोला जा सकता था कि ये बताओ इसका मास गिवन होता से आपको गिवन होता कि 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट किया 5.85 ग्राम से और इतना इतना बना। यहाँ पे क्या पूछ सकता था दूसरे तरीके से कि ये बताओ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है या नहीं है, ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को या नहीं। तो आप क्या करते, दोनों को ऐड करके दिखाते कि दोनों क्या आ रहे हैं बराबर, 22.85 इधर है, 22.85 इधर है। तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए अब करते हैं सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ आपका है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर हम कह सकते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन। अब ये लो क्या कहता है, ये लो आपका दिया था प्रोस्ट ने, और ये क्या कहता है कि भाई जब भी आपके एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, वो हमेशा जब भी वो कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स, तो वो हमेशा क्या होते हैं, उनके जो मासेस की रेशो होती है वो हमेशा आपकी एक फिक्स्ड रेशो में ही कंबाइन करते हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स दे डू सो इन फिक्स्ड रेशो ऑफ देयर मासेस। क्या मतलब है इस चीज़ का, एक एग्जाम्पल से अगर हम समझें, मतलब कंबाइन क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड रेशो ऑफ देयर मासेस, वो अपने मासेस के फिक्स्ड रेशो में ही कंबाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें से H2O, आपका जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है आपका H2O, वो हमेशा बनता है किससे, हाइड्रोजन एलिमेंट और आपके ऑक्सीजन से, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब अगर इस H2O में हम बात करें इनकी रेशोज की, तो H2O है आपका, इनके अगर रेशो हम ले H/O, तो अब अगर मास की बात करें, अब ऑक्सीजन का होता है आपका 16, हाइड्रोजन का होता है 1, एटम है 2 तो 2, तो 2/16, और सिंपल करें तो 1/8। तो हमेशा जब भी वाटर आपका फॉर्म होगा, चाहे वो कैसे ही फॉर्म हो रहा है, किसी भी फॉर्म में है, वो आपका वो H2O है, और H और O की रेशो, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस की रेशो होगी, वो हमेशा 1/8 ही होगी। या अगर बात करें और एग्जांपल हम ले लें से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड,
अगर यहाँ इनके मासेस की रेशो की बात करें तो कार्बन रेशो ऑक्सीजन, अब कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन आपका 2 × 16 है, ठीक है, यानी कि 32, तो ये आपका आ जाएगा 3:8। तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन जब भी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो जो उनके मासेस की रेशो होगी वो हमेशा फिक्स्ड होगी, दैट इज 3:8। आप और भी ले सकते हैं, लाइक अमोनिया का आप ले लें NH3, ठीक है, तो NH3 में क्या आएगा N/H, नाइट्रोजन 14:3। तो जो आपके एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर फॉर्म करने के लिए, तो उनके जो मासेस की रेशियो है वो फिक्स रहेगी। ये कहता है आपका सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर डेफिनेट प्रपोर्शन। अब यहाँ एक बात या एक इसकी जो लिमिटेशन आ जाती है, इस लॉ की जो लिमिटेशन है वो है आपके आइसोटॉप्स में, ठीक है। तो आइसोटॉप्स में क्या होगा, अगर अब यहाँ पे जैसे CO2 की अगर हम बात करें, अब CO2 की बात की हमने, अब ये तो क्या है नॉर्मल C12 आपने लिया है, ठीक है, C12 लिया है, लेकिन अगर इस कार्बन का हम आइसोटॉप ले लें दैट इज C14, अब C14 अगर आइसोटॉप प्रेजेंट है तो जो ये रेशो थी, अब अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो की बात करें तो यहाँ पे आपकी रेशो क्या आएगी 14:32, ठीक है, आपकी रेशो क्या होगी 14:32, यानी कि 7:16, तो रेशो चेंज हो गई, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि जब आइसोटॉप्स आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं कंपाउंड्स में तब ये लॉ आपका यहाँ अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि मासेज आपके फिर डिफरेंट होकर रेशो क्या आ जाती है डिफरेंट। तो कंपाउंड वही है CO2, बट फर्क क्या था, यहाँ कार्बन C12 आइसोटॉप में है, यहाँ 14, तो रेशो आपकी क्या हो गई डिफरेंट हो गई। इस क्वेश्चन को हम अब एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं कि भाई जैसे आप कई बार ऑक्साइड्स बनाते हैं, हम मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, तो जब वो ऑक्साइड अगर हम दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से एक बच्चे को हमने कुछ अलग मासेस दिए, दूसरे को अलग दिए, तो अगर हम चेक करें क्या उनके मासेस की रेशो सही सेम ही आएगी, फिक्स्ड आएगी, तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो क्वेश्चन है आपका 2.16 ग्राम ऑफ अ कॉपर मेटल ऑन ऑक्सीडेशन गिव 2.7 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। फिर वही हमने एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि कॉपर ऑक्साइड का हमने रिडक्शन किया और आपको उसमें मिला 0.92 ग्राम कॉपर, ठीक है। तो आपको क्या शो करना है कि जो ये दोनों स्टेटमेंट हैं ये आपके डेफिनेट कंपोजिशन के अकॉर्डिंग है, आपके उस लॉ को फॉलो कर रही हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर हम फर्स्ट केस लें, फर्स्ट केस की अगर बात करें तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, आपका कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कॉपर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और आपका कॉपर ऑक्साइड बना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनकी परसेंटेज अगर चेक करें रेशो के लिए, तो अब अगर हम कॉपर की परसेंटेज की बात करें तो क्या होगा, कॉपर का मास कितना है, या पहले हम मासेस अगर लिख लें तो कॉपर आपको गिवन है कितना 2.7 ग्राम, 2.16 ग्राम इस कॉपर, ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड आपको गिवन है कितनी 2.7 ग्राम, तो मतलब इतना आपका कॉपर है और ये टोटल आपका फॉर्म हुआ। तो अगर हम ऑक्सीजन के मास की बात करें तो कितना हो जाएगा 2.7 माइनस 2.16, क्योंकि टोटल में से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि टोटल में से कॉपर का माइनस कर देंगे तो आपको ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ परसेंटेज निकालें कॉपर की, तो कॉपर का मास आपका कितना है 2.16, अगर आप उसको डिवाइड करें टोटल मास से जो कि आपका कितना है 2.7 इंटू 100, तो ये आपका आएगा 80%। सेम अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालें तो ऑक्सीजन आपका कितना है 2.7 माइनस 2.16 डिवाइडेड बाय 2.7 इंटू 100, ये आपका आएगा 20%, ठीक है। अब अगर केस 2 की बात करें जो हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट था, वहां अगर देखें तो सेकेंड केस में आपका क्या हो रहा है, सेकेंड केस में हमने कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन किया तो बना कॉपर और आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, आपको मास वही मास गिवन है किसका, कॉपर ऑक्साइड का गिवन है आपको कितना है 1.15 ग्राम,
और आपको कॉपर का गिवन है कि कॉपर कितना बना 0.92 ग्राम। अब सेम वे यहाँ पे भी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कॉपर के परसेंटेज निकालें तो कितना हो जाएगा, कॉपर का मास है 0.92 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 100 जो कि आपका आएगा 80%। सेम वे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम ऐसे ही निकाल भी सकते हैं, कैसे, वही आपका सेम ऑक्सीजन का मास क्या आ जाएगा 1.15 माइनस 0.92 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 20%। या आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि भाई कॉपर अगर 80 आया है तो ऑक्सीजन कितना बच गया 20%। तो अब अगर आप यहाँ देखें दोनों की अगर कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका कॉपर और ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कितनी रेशो में है, 80 और 20 की रेशो में है कॉपर और ऑक्सीजन, और यहाँ भी वो किस रेशो में है 20 और 80 और 20, यहाँ भी 80 और 20। दैट मीन्स ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये आपके सेकेंड लॉ जो कि आपका डेफिनेट कंपोजिशन का लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही है, उसको ये ओबे कर रही है। अब समझते हैं थर्ड लॉ को केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल प्रपोर्शन, अब ये लॉ आपका क्या कहता है कि भाई मल्टीपल मतलब बहुत सारे, अब हमने पिछले लॉ में समझा कि भाई एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो एलिमेंट कंबाइन करके सिर्फ एक ही तरह का कंपाउंड बनाते हैं, वो एक से डिफरेंट कंपाउंड्स भी बना सकते हैं से। तो वो क्या, ये लॉ क्या कहता है आपका मल्टीपल प्रपोर्शन कि भाई जब भी आपके एलिमेंट्स कंबाइन होके डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स उन्होंने फॉर्म किए, तो अगर उन डिफरेंट कंपाउंड्स में हम एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दें तो जो बाकी एलिमेंट जो बच गया अगर उनके मासेस की हम रेशो ले तो वो आपकी एक सिंपल रेशो आती है। कैसे समझते हैं इसको, जैसे हम एग्जांपल लें सी को, सी और ओ, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के हम कंपाउंड्स बना रहे हैं, दो एलिमेंट्स हमने ले लिए कार्बन और ऑक्सीजन। अब जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो आपका CO2 भी बनता है, और जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो आपका CO भी बनता है, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड्स आपके बनते हैं C और O से, कार्बन और ऑक्सीजन से। अब अगर हम यहाँ रेशियोज लें, ठीक है, अगर CO2 में बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो आपकी क्या आएगी 12, और ये आपका कितना हो जाएगा 16 होता है ऑक्सीजन, 16 टू जो आपका 32, तो ये रेशियो आपकी आ गई कितनी, ठीक है 3:8। अब अगर यहाँ CO की बात करें तो C और O में आपकी रेशो क्या आएगी, C/O की अगर बात करें तो 12:16। अब क्या कहता है ये लोग कि भाई दो डिफरेंट कंपाउंड्स बन गए एलिमेंट्स कंबाइन होके, कि आप अगर आप किसी एक के मास को फिक्स कर दें, से हमने कार्बन के मास को क्या कर दिया फिक्स, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12 फिक्स है दोनों में, तो जो बाकी दूसरा एलिमेंट है उनके जो मासेस की रेशो है वो आपकी एक सिंपल रेशो होगी। कैसे, अब अगर हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की रेशो लेंगे तो ये आपकी आएगी 32:16, यानी कि क्या आ गई आपकी 2:1, एक सिंपल रेशो है। तो ये कहता है आपका थर्ड लॉ दैट इज मल्टीपल प्रपोर्शन। अब आप इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते थे, आप ये कर सकते थे ऑक्सीजन के मास को हम फिक्स कर दें। अगर हम ऑक्सीजन के मास को फिक्स करें तो आप क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन के मास की अगर बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन का मास आपका है 32, यहाँ है 16, ठीक है, तो अगर हम दोनों जगह 16 करें तो यहाँ क्या आ जाएगा 6:16 आ गया आपका। अब हमने क्या किया, अब ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर दिया 16। अब अगर हम यहाँ कार्बन की रेशो की बात करें तो आपका यहाँ आ जाएगा 6:12, यानी कि 1:2। तो ये भी क्या है एक आपकी सिंपल रेशो, तो ये है आपका थर्ड लॉ दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। आप इसको और बाकी एग्जांपल से भी करके देख सकते हैं। लाइक अगर आप सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलके SO2 भी बनाते हैं, और ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ S और O की रेशो की बात करें तो सल्फर आपका होता है 32 और ये आ जाएगा 16 2 जा 32। यहाँ बात करें S और O की तो सल्फर सेम 32, ऑक्सीजन 3 है तो 16 3 जा आपका आ गया 48।
तो अगर सल्फर के मास को हम फिक्स कर दें, दैट इज 32 एंड 32, और अगर ऑक्सीजन की रेशोज ले हम तो आपकी आ जाएगी 32:48, यानी कि 2:3, जो कि आपकी फिर से एक सिंपल रेशो है। तो ये था थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अब नेक्स्ट लॉ हमारा आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो समझते हैं नेक्स्ट लॉ को, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। अब ये लो क्या कहता है आपका कि भाई आपकी दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक डायरेक्ट एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, लेकिन हम क्या करें, अगर हम किसी तीसरे एलिमेंट की हेल्प से रेशो निकाल के देखें, ठीक है, एक इनडायरेक्ट वे से और डायरेक्ट वे से, तो वो रेशो आपकी या तो सेम होती है या फिर एक सिंपल मल्टीपल होती है। कैसे, इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ पाएगा कि ये लोग क्या कहता है। अगर हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं डायरेक्ट कंबाइन, तो वो CO2 हमने लिया कि वो CO2 फॉर्म कर रहे हैं, CO2 कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्ट था ये आपका आ गया कि भाई एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। अब हम क्या करें, हम एक थर्ड एलिमेंट ले लें से जिसके साथ ये दोनों एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म करते हों, तो हमने वो ले लिया से हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन के साथ जब ये फॉर्म क्या कंपाउंड बनाएंगे, कार्बन इसके साथ बनाता है CH4 और आपका ऑक्सीजन के साथ बनता है H2O। तो ये क्या कहता है कि अगर हम किसी थर्ड एलिमेंट को ले लें और उस थर्ड एलिमेंट के मासेस को उन कंपाउंड्स में फिक्स कर दें, तो जो रेशो आपकी वहाँ से इन एलिमेंट्स की आएगी C और O की, वही रेशो आपकी डायरेक्ट तरीके से भी आएगी। क्या मतलब, इनडायरेक्ट मतलब एक इनडायरेक्ट वे से हम रेशो निकाल रहे हैं जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, और फिर अगर हम उसको डायरेक्ट वे से निकालें कि C और O डायरेक्ट कंबाइन की और फॉर्म किया, वो रेशो या तो इनडायरेक्ट वाले के सेम आती है या उसका एक सिंपल मल्टीपल आती है। देखते हैं इस चीज को कैसे भाई। अब अगर हम बात करें यहाँ CH4 में, तो CH4 में अगर हम C और H की रेशो की बात करें, तो CH4 में हमारी, या नीचे हम ले लेते हैं इसको, अगर CH4 में बात करें तो यहाँ C और H की रेशो आपकी क्या आएगी, 12:4। और अगर H2O में बात करें तो H2O में ये रेशो आपकी क्या आएगी, H और O की, ये आ गई आपकी 2:16, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो थर्ड एलिमेंट हमने लिया था, थर्ड एलिमेंट हमने हाइड्रोजन लिया है, तो हमें हाइड्रोजन के मास को क्या करना है, फिक्स करना है। फिक्स करना है तो या तो ये भी 4 हो, ये भी 4 हो, या ये 2 है तो ये भी आपका 2 हो। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, से हमने इसको कर लिया 6 और 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया 6 और 2, या अगर हम इसको करना चाहें तो ये आपका, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आ जाएगा 2:4:32, ये आपका आ गया, ठीक है। अब 4 और 4 क्या हो गया, मास आपका फिक्स हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है, मास फिक्स हो गया। तो अगर हम अब यहाँ C और O की रेशो लें, अगर यहाँ से अब हम इन दोनों को मिला के, ये आपका जो इनडायरेक्ट वे है, इस इनडायरेक्ट वे से अगर हम C और O की रेशो निकाले हाइड्रोजन के मास को फिक्स करके, तो आपकी C और O की रेशो क्या आई, 12:32, ये आई। 12 कार्बन है, ऑक्सीजन आपका कितना है, 32 है, तो ये रेशो आपकी कितनी आई, ये आ गई आपकी 3:8, ये आपकी आ गई। अब अगर हम बात करें डायरेक्ट वे से, ये जो डायरेक्ट बना, क्या बना, CO, क्या ले रहे हैं हम, CO2, ठीक है, ये डायरेक्ट बना। अगर हम यहाँ रेशो की बात करें तो यहाँ कार्बन क्या है आपका 12, यहाँ कितना है 32, तो ये रेशो कितनी आ गई आपकी 3:8। तो जो ये दोनों रेशो आपकी आई, ये वाली और ये वाली, मीन्स डायरेक्ट वे से, ये आपकी डायरेक्ट वे से है, और ये आपने निकाली इनडायरेक्टली, आपने एक थर्ड एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करके, एक थर्ड एलिमेंट को लेके, तो जो ये रेशो आई यहाँ पे आपकी क्या आई, सेम आई। तो या तो ये सेम आती है या आपकी एक सिंपल मल्टीपल आती है। मल्टीपल वाले को भी समझ लेते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से। सेकेंड एग्जाम्पल को समझते हैं। सेकेंड में हमने क्या लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने ले लिया
कि जब ये कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं H2O। ठीक है, अब हमने क्या किया, थर्ड एलिमेंट जो हमने इंट्रोड्यूस किया से वो हमने ले लिया सल्फर। ठीक है, तो सल्फर के साथ जब हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन करता है तो बनाया H2S और ऑक्सीजन के साथ से SO2। ठीक है, तो अब अगर सबसे पहले हम इनडायरेक्ट वे से निकालें तो इनडायरेक्ट वे से आप कैसे निकालेंगे, तो इनडायरेक्ट में आप क्या लेंगे, अब पहले H2S और इधर आपने ले लिया SO2। तो H2S में आपका क्या है, हाइड्रोजन की क्या आ जाएगी 2 रेशो, सल्फर इज 32। SO2 की बात करें तो S आपका कितना है 32 रेशो, ऑक्सीजन यहाँ 32, ये आपका आ गया। अब अगर हम यहाँ क्या करें, थर्ड एलिमेंट कौन सा लिया है हमने लिया है सल्फर, तो सल्फर के मास को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो फिक्स किया तो कितना है, यहाँ भी 32, यहाँ भी 32, तो ये फिक्स हो गया आपका मास सल्फर का। तो अगर यहाँ हम अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो की बात करें तो कितनी आई, हाइड्रोजन की आ गई यहाँ 2 रेशो, ये आ गया आपका 32, यानी कि 1:16 आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ की रेशो की अगर बात करें जो डायरेक्ट वे है, तो डायरेक्ट वे से जब हमने इनकी रेशो निकाली तो ये आपकी आई 2:16, यानी कि 1:8। ठीक है, ये आई। अब ये सेम नहीं है बट ये क्या है, एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल्स हैं। ठीक है, यानी कि 1:8 1/16, तो ये आपकी क्या है, सिंपल रेशोस। ठीक है, ये आपका 1/1 और ये आपका आ गया क्या 2। तो जो ये आपकी हैं ये क्या होगी, एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल है। 16 8 का मल्टीपल है, 2 से कैंसिल हुआ, तो या तो आपकी क्या आती हैं, सेम आती हैं जैसा कि पिछले केस में आया, या वो एक दूसरे का क्या आती हैं, सिंपल मल्टीपल। यही है आपका फोर्थ लॉ, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, कि क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड्स, तो आप क्या करें, इफ यू विल टेक अ थर्ड एलिमेंट and fix it mass, then the ratio from those compounds will be same when you will combine them directly। जब आप उसको डायरेक्ट करते हो तो वो रेशो आपकी या तो सेम होती है या आपका सिंपल मल्टीपल वो होती है। तो ये था रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लास्ट आज की क्लास का आपका लॉ आता है गे-लोसेक्स लॉ ऑफ गैसेस। तो लास्ट लॉ हम कह सकते हैं आज का गे-लोसेक्स लॉ ऑफ गैसेस। अब ये लॉ क्या कहता है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भाई एलिमेंट्स कंबाइन करके गैसेस बना रहे हैं, जिनका मास होता है वो कंजर्व रहता है, सेम होता है, फिक्स होता है। ये लॉ है आपका गैसेस के लिए। ये लॉ क्या कहता है कि जब भी गैसेस कंबाइन करती हैं वो हमेशा वॉल्यूम्स में करती हैं, और वो वॉल्यूम की जो रेशो होती है वो एक सिंपल रेशो होती है। कैसे, अगर एग्जाम्पल लें, से हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 गैस कंबाइन करके 2 हाइड्रोक्लोराइड गैस अगर बना रही है, तो यहाँ आपकी ये हमेशा क्या करेंगी, वॉल्यूम्स में करेंगी, यानी कि यहाँ आपकी क्या है 1 वॉल्यूम, यहाँ भी 1 वॉल्यूम, और आपकी 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl फॉर्म हुई। तो अगर रेशो हम लें तो रेशो क्या आएगी इन वॉल्यूम्स की, 1:1:2, जो कि क्या है, एक सिंपल रेशो। ये आपका कहता है फिफ्थ लॉ, दैट इज गे-लोसेक्स लॉ ऑफ गैसेस। और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लाइक जब आप एमोनिया फॉर्म करते हो, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन से आपने बनाया NH3। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। अब अगर बात करें, यहाँ कितनी है 3 वॉल्यूम, ये आपकी 1 वॉल्यूम, ये आपकी बनी 2 वॉल्यूम। तो अगर रेशो वॉल्यूम्स की रेशो की बात करें तो आपकी क्या आ गई 3:1:2। अगेन दैट इज अ सिंपल रेशो। ये था आपका लास्ट लॉ, दैट इज गे-लोसेक्स लॉ ऑफ गैसेस। तो आज की क्लास में हमने समझा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को, सारे लॉज को हमने एक एक करके डिस्कस किया। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।